नमस्कार। कही अनकही कहानियों की श्रृंखला में मेरी आज की कहानी नारी मनोविज्ञान को दर्शाती है कि कैसे अनदेखे उत्पीड़न के कारण प्रतिभाशाली नायिका को मानसिक रूप से रोगी बना दिया जाता है। कहानी का नाम है ऊंची छलांग और इसको लिखा है दीपक शर्मा ने। जब एक बड़े शहर के जाने माने अस्पताल में मेरी नियुक्ति हुई तो मैं फूले न समाई। ख्याति प्राप्त डॉक्टर मिश्रा हमारे मनोविकृति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष थे। देश विदेश की कई महत्वपूर्ण चिकित्सक पत्रिकाओं तथा संस्थाओं से वे संबद्ध थे और उनके संपर्क मेरी पुस्तक सामाजिक आरोहण अर्थात सोशल क्लाइम्स की सामग्री एकत्रित करने में मेरी सहायता की अच्छी संभावना रखते थे। परंतु उस अस्पताल में आशा जी से मेरी भेंट जब एक रोगिणी के रूप में हुई तो मैं स्तब्ध रह गई। आधे से अधिक सफ़ेद बाल लिए, विस्फारित नेत्रों वाला, क्लांत, पीला तथा स्थूल चेहरा क्या उन्हीं आशा जी का था जो आज से 13 वर्ष पहले अनूठा सौंदर्य तथा सजीव बौद्धिकता लबालब छलकाया करता था। उनके चेहरे पर व्याप्त इस अप्राकृतिक संतरास तथा अस्वाभाविक बोझिलता के लिए कहीं हमारे विभाग की प्रगाढ़ चिकित्सा पद्धति ही तो उत्तरदायी नहीं थी। क्या आप कस्बापुर के अग्निहोत्री परिवार से संबंधित हैं? मैंने आश्चर्य मिश्रित क्षोभ को दबाना चाहा। हाँ, आशा जी के हतोत्साहित चेहरे पर उत्तेजना की कई लहरें लपककर आपस में टकराईं। कस्बापुर के डिग्री कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश चंद अग्निहोत्री मेरे पिता हैं और महिला इंटरमीडिएट कॉलेज की प्रधानाचार्य आपकी मम्मी हैं। मैंने आशा जी को अपने अंक में ले लिया। वे मेरी गुरु रह चुकी हैं और उन्हीं के प्रोत्साहन के बल पर मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो तुम जानती हो मैं भिखारिन नहीं हूँ, मेरे माता पिता कंगाल नहीं हैं। आशा जी उद्वेलित हो उठी। आप ये क्या कह रही हैं? मैं हक्की बक्की रह गई। आपके परिवार की शैक्षिक योग्यताएं, उनकी दानशीलता और सज्जनता तो पूरे कस्बापुर में प्रसिद्ध है। डॉक्टर मिश्रा, आज बिजली लगाने में इतनी देर कैसे हो रही है? तभी राजा सरी के एक सज्जन हमारे कमरे में चले आए। उन्होंने चटक नीले रंग का कीमती गर्म सूट पहन रखा था। उनकी पोलका टाई हल्के सलेटी रंग के कारण भड़कीला प्रभाव छोड़ती थी। सब कुछ तैयार है। डॉक्टर मिश्रा राजा सरी के सज्जन को विनीत स्वर में अपनी सफाई देने लगे। मेरी नई सहायिका कुसुम जोशी आपकी पत्नी के शहर की निकल आईं तो मैंने उन्हें गप लगा लेने दी। कुसुम जानती है कि मेरी माँ ने उस जमाने में लड़कियों का इंटर कॉलेज चलाया जब लोग महिलाओं की कार्य क्षमता को संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। कुसुम जानती है कि मेरे बाबूजी ने उस जमाने में अर्थशास्त्र जैसे कठिन विषय में शोध ग्रंथ लिखा जब लोग अर्थशास्त्र का क ख भी नहीं जानते थे। आशा जी के हाथ पैर उनकी उत्तेजना के कारण व्यवस्थित नहीं हो पा रहे थे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरी पत्नी का रोग घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। राजा सरी के सज्जन के चेहरे पर घोर चिंता घेर आई। कभी कभी तो मुझे आशंका होने लगती है कि मेरी उद्विग्नता जल्दी ही निराशा का रूप धारण कर लेगी। नहीं, आप घबराइए नहीं। डॉक्टर मिश्रा ने राजा सरी के सज्जन से अब भी खेद सूचक स्वर प्रयोग किया। यदि प्रघात अपना चमत्कार न दिखा पाए तो हम कोई और राह खोज निकालेंगे। कुछ दिन अपने यहाँ इंडोर पेशेंट बनाकर सुधार ले आएंगे। तुम मुझे बचा लो कुसुम। आशा जी विहल होकर कांपने लगी। तुम भी डॉक्टर हो, तुम भली बात जानती हो बिजली लगाने से मानसिक रोग। आप जरा दूसरे कमरे में चली जाइए। राजा सरी के सज्जन ने मुझे आशा जी का वाक्य पूरा न सुनने दिया। हाँ, तुम अभी लाइब्रेरी में बैठो। डॉक्टर मिश्र ने राजा सरी के सज्जन का अर्थगर्भित संकेत तुरंत पकड़ लिया और ना चाहते हुए भी मुझे उस कमरे से बाहर आना पड़ा। तुम्हें अभी प्रताप चंद के यहाँ जाना होगा। अगले दिन जैसे ही मैंने अपने विभाग में पग धरा, मुझे डॉक्टर मिश्र ने अपने कमरे में बुलवा भेजा और आदेश दिया, उन्होंने तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवाई है। उनकी पत्नी आशा बड़ी नाजुक स्थिति में पहुंच गई हैं
और वे बिना हो हल्ला के उसे यहाँ अस्पताल में भर्ती कराने के लिए भेजना चाहते हैं। तुम पास रहोगी तो उनकी पत्नी तुम्हारे संग सहज ही चली आएंगी। क्या उनकी बीमारी इतनी गंभीर प्रकृति की है? मैं चौंकी। इस पर बाद में बात करेंगे। डॉक्टर मिश्र मुझे टाल गए। शीजोफ्रीनिया इतना जटिल विषय है कि वह जल्दीबाजी में नहीं निपटाया जा सकता। ठीक है, मैंने तुरंत जाने की तत्परता प्रकट कर दी। उनकी गाड़ी कौन सी है? मेरा चपरासी तुम्हें गाड़ी तक पहुंचा देगा। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और टेलीफोन पर बात करने के लिए कोई नंबर मिलाने लगे। परी कथाओं में जैसे विवाह हुआ करते हैं, 13 वर्ष पहले लगभग उसी तरह का विवाह आशा जी का हुआ था। सरकारी अतिथि गृह उनके घर के सामने ही पड़ता था। जिन दिनों 12वीं की परीक्षाएं चल रही थीं, उन्हीं दिनों उस अतिथि गृह में राजकुमार सरीखा, एक सुदर्शन युवक, अपने मित्रों के साथ ठहरा हुआ था। वे लोग शिकार के लिए वहां आए हुए थे और देर रात तक ही अतिथि गृह में लौट पाते थे। पर जब भी वे आकर अपनी खिड़कियां खोलते, उन्हें सामने वाले घर में आशा जी पढ़ती हुई दिखाई दे जाती। शीघ्र ही श्रीमती अग्निहोत्री भी उस युवक की मोहित तथा मोहक दृष्टि से परिचित हो गईं और उसके अनुपम ठाठ देखकर इतनी चौंधिया गईं कि अपनी होनहार बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना भूल बैठी। उन दिनों मैं 8वीं में पढ़ती थी। आशा जी के विवाह की सूचना ने पूरे स्कूल की लड़कियों को एक अनोखे रोमांच भरे पुलक से भर दिया था। हमारी कक्षा की सभी लड़कियों ने 2-2 रुपए जमा कर एक बहुत सुंदर गुड़िया खरीदी, जो एक ऐसे डिब्बे के ऊपर ढक्कन का काम दे रही थी जिसके अंदर 12 रंगीन धागे टिके थे। हमारे कस्बापुर में उपहार का उपयोगी होना बहुत आवश्यक माना जाता था, परंतु जब हम लड़कियां उस गुड़िया को लेकर विवाह में सम्मिलित हुईं, तो अंदर वाले कमरे में बड़े मेज पर आशा जी की ससुराल की ओर से आई उत्कृष्ट तथा असाधारण वस्तुओं को देखकर जमीन में गड़ गईं। सबकी आंख बचाकर हमने अपनी भेंट मेज के नीचे रख दी और दांतों तले उंगलियां दबाकर पीछे हट गईं। विवाह के बाद आशा जी कस्बापुर बहुत कम आ पाईं, परंतु हम लड़कियां जब भी उनके घर जाती, हर बार हमें रंगीन तस्वीरों का एक कीमती एल्बम देखने को मिल जाता। हमें बताया जाता कि आशा जी के पति व बेटे उनकी अनुपस्थिति एक दिन के लिए भी सह ना पाते थे। इसलिए आशा जी अपने भव्य घर संसार की छवि अपनी एल्बमों द्वारा अपने माता पिता को भेजती रहती थी। अग्निहोत्री परिवार आशा जी की भेजी वे रंगीन तस्वीरें बार बार देखता, दिखलाता और प्रसन्न व संतुष्ट हो जाता। डॉक्टरी की पढ़ाई के सिलसिले में मुझे कस्बापुर छोड़ देना पड़ा और आशा जी मेरे लिए महज सिंड्रेला की प्रतिरूप बनकर रह गईं, क्योंकि माँ, बाबूजी तथा भैया जी के पत्रों द्वारा अग्निहोत्री परिवार के कुशल क्षेम के जो समाचार मुझे अपने विभिन्न छात्रावासों में प्राप्त होते रहे, उनमें आशा जी की रुग्णावस्था की सूचना कतई नहीं थी। गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के आगे रुकी। ड्राइवर ने उतरकर लोहे का फाटक खोला। बगीचे और लॉन के दोनों मालियों के हाथ पल भर के लिए रुके और फिर कार्यरत हो गए। चौकीदार ने सलाम के साथ मुझे बरामदे में रखी सफ़ेद बेत की कुर्सियां दिखाईं और लोप हो गया। अगले ही क्षण उनमें से एक पर बैठने का आमंत्रण मुझे मिला। आमंत्रण देने वाली एक अधेड़ महिला थी। उनके बाल स्याह काले थे, उनकी साड़ी कीमती टसर की थी और कानों में डाल रखे बड़े आकार के उनके हीरे सच्चे मालूम देते थे। आशा मेरी बहू है। वे एक साथ उत्तेजित तथा व्यग्र लग रही थीं। प्रताप ने कल बताया कि तुम आशा के कस्बे की हो। हमारे शहर का पूरा नाम कस्बापुर है। मैंने तुरंत उनकी भूल सुधारी। आशा को अभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसे अस्पताल लेवाने के लिए आई हो। अधेड़ महिला ने मेरी आपत्ति पर कान न धरा। आशा जल्दी हल्ला करने लगती है। साधारण परिवार से आई औरत चीखती बहुत है। नारी सुलभ संकोच तथा शालीनता से उन्हें सख्त परहेज रहता है। इन्हें वहां अंदर बैठक में क्यों नहीं बैठाया?
तभी एक वृद्ध सज्जन बरामदे में चले आए। उनके भी बाल स्याह काले थे। उन्होंने अपनी सभी उंगलियों पर अंगूठियां पहन रखी थीं, जिनके विशिष्ट नग उनकी विभिन्न आशंकाओं को प्रकट कर रहे थे। आप शोरूम जा रहे थे, क्या हुआ? अधेड़ महिला पति पर झल्लाई। शोरूम में क्या आग लग जाएगी जो मेरा वहां तत्काल पहुंचना जरूरी है? उनके स्वर का चुलबुलापन मुझे किंग कर्तव्य मोड़ करने लगा। कल नलनी हमारे शोरूम पर गई थी, कह रही थी डिस्काउंट सेल। अधेड़ महिला ने कारोबार की बात चलाकर पति के आमोद प्रमोद की चेष्टाएं धराशाही करनी चाहिए। बेबी, तुम डॉक्टर नहीं हो सकती। वृद्ध सज्जन ने एकाएक फिर उल्लासित होकर बोलना शुरू कर दिया। तुम तो बिल्कुल बच्ची हो। प्रताप ने कल बताया कि तुम आशा के अस्पताल में काम करने अभी हाल में आई हो। आपको सुबह से कितनी बार बोल चुकी हूँ, आपका शोरूम में उपस्थित रहना बहुत जरूरी है। आप अब वहां जा क्यों नहीं रहे? अधेड़ महिला के स्वर की कटुता तथा हठधर्मिता ने उनके वैवाहिक जीवन के पूरे इतिहास को उधेड़कर मेरे सम्मुख रख दिया। वे अवश्य ही अधिक संपन्न परिवार की थीं और बात बात पर पति को लताड़ती रहती थीं। शायद वे नहीं जानती थीं कि पति को नीचा दिखाने के उनके विभिन्न प्रयास ही पति की लंपटता को बढ़ावा देते थे। अपने पुरुषत्व तथा अहम भाव को अशूष्ण बनाए रखने का यही घिनौना रास्ता उनके पति को जचा होगा, क्योंकि उसी के द्वारा वे अपनी पत्नी को निरंतर ठेस पहुंचाते रहने में सफल हो सकते थे। चलो अंदर बैठेंगे। वृद्ध सज्जन ने लपक कर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक गोलाकार बड़े कमरे की ओर ले गए। राजसी ठाट लिए बेहद सुंदर, बेहद कीमती, बेहद सुरुचिपूर्ण और बेहद आरामदायक उस कमरे के एक बड़े सोफे पर मुझे बैठ जाने का संकेत देकर वृद्ध सज्जन ने पूछा, तुम क्या लोगी बेबी? शरबत या किसी फल का रस? पुत्तीलाल को मैंने चाय बनाने के लिए कह रखा है। अधेड़ महिला भी अंदर आ चुकी थी। आप बेफिक्र होकर शोरूम हो आइए। तुमने फैसला किया कि तुम क्या लोगी? वृद्ध सज्जन ने पत्नी की बात अनसुनी कर दी। फालसे का शरबत, सेब का रस या अनार? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अधेड़ महिला का स्वर फिर तन गया। शोरूम तक हो क्यों नहीं आते? यह मेरे कस्बापुर की है। तभी आशा जी वहां आ पहुंची। यह जानती है कि कस्बापुर में मेरी माँ की कितनी इज्जत है और मेरे बाबूजी को लोग कितना मानते हैं। यह लड़की हमारे परिवार के अनुकूल ना थी। अधेड़ महिला मेरे कान में फुसफुसाई। भूल से बेचारी ऊंची छलांग लगा बैठी। इसके माँ बाप ने सोचा होगा जमाई इकलौता वारिस है, सबके वारे न्यारे हो जाएंगे। क्यों इस बच्ची को चाय के लिए तैयार कर रही हो? वृद्ध सज्जन ने पत्नी को चिढ़ाना जारी रखा। तुम असमंजस में क्यों पड़ती हो बेबी? तकल्लुफ छोड़ती क्यों नहीं? यदि मेरी पत्नी ने तुम्हें बर्फ के नुकसान बताकर डरा दिया है तो गर्म कॉफी ही पी लो। क्या तुम्हें याद है, वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करती थी। आशा जी की आंखों में उद्वेग फैलने लगा। टेबल टेनिस में कितने ही कप जीत रखे थे मैंने। इंटर की फेयरवेल पार्टी में स्वप्न सुंदरी मुझी को चुना गया था और गर्ल गाइडिंग में बेस्ट गर्ल गाइड का सर्टिफिकेट मुझे मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से दिया था। आपको भैया जी अंदर बुला रहे हैं। तभी एक नौकर अधेड़ महिला के पास आकर खड़ा हो गया। आप भी चलिए। अधेड़ महिला वृद्ध सज्जन की ओर अर्थपूर्ण ढंग से देखने लगी। फिर मिलेंगे। वृद्ध सज्जन मेरी ओर देख के मुस्कुराए और पत्नी के साथ बाहर चले गए। तुम आज दिन भर मेरे साथ यहीं रहना। आशा जी मेरे पास खिसक आईं। आज शाम को कुछ विशेष अतिथि आ रहे हैं, क्योंकि मेरी सास को अपने बेटे का दूसरा ब्याह रचाने की बहुत जल्दी है। सच तो यह है कि ये लोग मुझे पागल खाने में सरकाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास संपत्ति का कोई संबल नहीं। हद दर्जे के स्वार्थी, अमानुषिक तथा आडंबर प्रिय इन लोगों के सत्कार और लिहाज का अनुपात दूसरों की उपयोगिता अथवा आर्थिक स्थिति निर्धारित करती है। मुझे खाने पीने, पहनने ओढ़ने, सजने संवरने तथा हंसने गाने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मेरे पिता इनके लिए भारी भरकम दहेज नहीं जुटा पाए।
जब तक मेरी सेवा ने प्रताप की नानी को जीवित रखा, मेरे शील, संकोच, त्याग और सेवा भाव को तूल मिलता रहा, परंतु उनके ओझिल होते ही मेरी प्रासंगिकता समाप्त हो गई। अब सास मुझसे दुस्सह दुर्व्यवहार करती हैं, ससुर आपत्तिजनक बोली ठोली छोड़ते हैं, पति जघन्य अवहेलना करते हैं, बेटे बदतमीजी से पेश आते हैं और नौकर चाकर गुस्ताखी दिखाते हैं। फलस्वरूप जब जब मैं तिल मिलाती हूँ, मुझे बावली करार कर बिजली लगवा दी जाती है। आप कुछ दिनों के लिए कस्बापुर क्यों नहीं चली जाती? मैंने पूछा। माता पिता की सदाशयता तथा प्रीति मुझे इस अनन्य अवमानना तथा पीड़ा से मुक्ति तो दिला सकती है, परंतु मेरे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती। उनकी प्रीति साधन विहीन है और उनकी सदाशयता इन लोगों के साधन संपन्न सामर्थ्य के आगे निर्बल पड़ जाती है, और फिर मेरे लिए इस घर में बने रहना अत्यंत आवश्यक है। यदि मैं यहाँ से एक दिन के लिए भी हट गई तो फिर हमेशा के लिए इस घर के दरवाजे मुझे बंद मिलेंगे। आप चिंता न करें। आशा जी की वेदना का अपलावन मुझे अस्थिर करने लगा। मैं अपने विभागाध्यक्ष को वास्तविकता से अवगत कराऊंगी। जल्द ही आपके अधिकार पुनः स्थापित हो जाएंगे और सुख आपकी झोली में फिर से आन गिरेगा। सच? आशा जी हंसी तो उनके गालों के गड्ढे गहरा उठे, उनकी आंखों का उद्वेग चमक में बदल गया और उनका रोम रोम उत्कंठा से पुलकने लगा। मैं शोरूम तक जा रहा हूँ, तभी राजा सरी के सज्जन कमरे में चले आए। जाने से पहले तुम्हारी सहेली को अस्पताल तक छोड़ सकता हूँ, चाहो तो तुम भी संग चल सकती हो। कुछ घंटे अपनी सहेली के साथ बिता सकती हो। कुसुम शाम तक यहीं रहेगी। आशा जी पूर्णतया आश्वस्त तथा प्रसन्न थी। क्या तुम्हारी सहेली भूल गई कि डॉक्टर मिश्र की आज्ञा के बिना यदि वह यहाँ दिन भर के लिए रह गई तो उसे अपमानजनक टिप्पणी के साथ तुरंत बर्खास्त किया जा सकता है? राजा सरी के सज्जन ने मुझे धमकी दी। शायद हमारा यहाँ से जाना ही बेहतर रहेगा। मैं तुरंत उठ खड़ी हुई। मैं अपनी नौकरी को जोखिम में नहीं डाल सकती थी। जब डॉक्टर मिश्र ने आशा जी को अस्पताल में भर्ती करने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर लीं तो अतिथि गृह में बैठी आशा जी को मेरे साथ अंदर उनके कमरे में बुलाया गया। मेरा सौजन्य आपको हमेशा प्राप्त रहेगा। डॉक्टर मिश्र राजा सरी के सज्जन से गोपनीय स्वर में बात कर रहे थे। इनकी देखभाल का जिम्मा आप पर छोड़कर आज मैं भारमुक्त हुआ। राजा सरी के सज्जन ने डॉक्टर मिश्र को एक प्रशस्त मुस्कान दी। क्षमा करिए, आज मैं आपका स्वागत करने में असमर्थ रहा। राजा सरी के सज्जन अत्यंत मृदु, मधुर तथा शालीन स्वर में मुझे संबोधित करने लगे। जब से मेरी पत्नी गंभीर रूप से अस्वस्थ हुई है, मैं बुरी तरह चूक जाता हूँ। आप तो समझदार हैं डॉक्टर, समझती हैं। जिस किसी का पारिवारिक जीवन छिन्न भिन्न रहेगा वह विक्षिप्त तो हो ही जाएगा। तुम इन्हें संभालो। डॉक्टर मिश्र मेरी ओर मुड़े। मैं इनको बाहर तक छोड़ने जा रहा हूँ। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। आशा जी उग्र हो आईं। मैं कोई टिड्डी या मकड़ी नहीं जिसे रौंद कर तुम अपनी राह चल दोगे। मैं कोई आलू बैगन नहीं जिसे तुम चबा डालोगे। मैं कोई नींबू संतरा नहीं जिसे तुम चूस कर फेंक सकोगे। मैं कोई मुर्गी या हिरनी नहीं जिसका मांस तुम नोच कर भून दोगे। मैं मनुष्य जाति का मुख्यांश हूँ, मुख्याधार हूँ, श्रद्धेय नारी हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ? राजा सरी के सज्जन अपनी प्रफुल्लता को छिपाने का असफल प्रयास करने लगे। आपकी सहेली के लिए कुछ दिन अस्पताल में रहना बहुत जरूरी है। मैं अभी आया। डॉक्टर मिश्र मेरी ओर देखने लगे। तुम घबराना नहीं, ठीक है? मैंने सिर हिलाया। वे मेरे विभागाध्यक्ष थे। उनका विरोध करना मेरे लिए असंगत तथा असंभव था। तुम अच्छी लड़की नहीं हो। आशा जी उत्तेजित होकर मुझ पर बरस पड़ी। तुम एक जिम्मेदार डॉक्टर भी नहीं। तुम बहरी हो, तभी तो अपनी आत्मा की आवाज़ सुन नहीं पाती। तुम अंधी हो, तभी तो अन्याय तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम गूंगी हो,
तभी तो न्याय के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती। तुम संवेदनहीन हो, तभी तो मेरा दुख तुम्हें द्रवित नहीं कर पाता। मैं संवेदनहीन नहीं थी, फिर भी मेरे रोंगटे खड़े न हुए। मैं गूंगी नहीं थी, फिर भी आवाज़ बनी रही। मैं अंधी नहीं थी, फिर भी आशा जी के आंसुओं ने मेरी निष्क्रियता नहीं तोड़ी। मैं बहरी नहीं थी, फिर भी निश्चल सांस लेती रही। मुझे काठ मार गया था।